नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज जो देश है ना हर्षोल्लास से भरा है। आज हमारा गणतंत्र 75 साल का हो गया है। गणतंत्र की इस हीरक जयंती की अगर हम बात करें तो आज कर्तव्य पथ पर दिखी विकसित भारत, और विकसित भारत में मातृशक्ति की जो ताकत है वो भी दिखी। साथ ही भारत मां का एक सपूत भी पहली बार उतरा कर्तव्य पथ पर, जिसको देखकर दुश्मन कांप उठता है। ये सारी खबरें बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिवस की क्या धूम रही। लेकिन शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। और मैक्रो के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज स्टेट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं स्टेट डिनर के लिए, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो आज गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी रहे और राष्ट्रपति ने एक स्टेट डिनर दिया है। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद है। और इसी के साथ फ्रांसीसी राष्ट्रपति इस साल भारत में स्टेट विजिट पर आने वाले पहले विदेशी मेहमान बन गए हैं। वहीं टाटा ग्रुप और फ्रांस की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एयरबस के बीच भी एक समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों कंपनी साथ मिलकर भारत में H125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर बनाएंगी। ये हेलीकॉप्टर कमर्शियल यूज के लिए बनाए जाएंगे। टाटा ग्रुप की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कंपनी इन हेलीकॉप्टरों के लिए असेंबली लाइन मैनेज करेगी। तो आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं, बेहद कहा जा सकता है कि दिलचस्प तस्वीरें, क्योंकि दो देश और ऐसे भी फ्रांस और हिंदुस्तान के जो रिश्ते रहे हमेशा से बेहद मजबूत रहे, चाहे सामरिक रिश्तों की बात करें, व्यापारिक रिश्तों की बात करें। और इस समय यह बैठक और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, स्टेट डिनर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब पूरे विश्व में एक अलग तरह की उथल पुथल मची है। चाहे हम इजराइल हमास की बात करें, रूस यूक्रेन की बात करें, कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, बड़ी घटनाएं हैं जो विश्व में घटित हो रही है। और ऐसे में हिंदुस्तान जो है स्टेट डिनर का आयोजन करता है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति क्योंकि गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। और ये तस्वीरें, और हमने कल भी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीरें देखी थी जब जयपुर में पीएम मोदी और मैक्रो ने रोड शो किया था। उस रोड शो का भी नजारा देखने को मिला कि किस तरीके से हिंदुस्तान की जो कहा जा सकता है कि पहचान रही है अतिथि देवो भव, वो भी देखने को मिली। और आज गणतंत्र दिवस पर अभी थोड़ी देर पहले अटारी वाघा में बीटिंग स्ट्रीट की शानदार तस्वीरें आई हैं, वो दिखाते हैं क्योंकि दिलचस्प भी हैं, साहस से भरी है और शौर्य से भरी। तो सबसे पहले वो तस्वीरें देख लेते हैं। अच्छा, और ये वाघा बॉर्डर की जो तस्वीरें हैं, अपने आप में कहा जा सकता है कि हम हिंदुस्तान जो है 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन वहां हमेशा से वाघा बॉर्डर पर ऐसी तस्वीरें हर एक हिंदुस्तानी को गर्व से भी भर देती है, साहस से भी भर देती है। और जो शौर्य का प्रदर्शन हमारे जवान वहां पर करते हैं वो देखते ही बनता है। और इसीलिए वाघा बॉर्डर में जब भी, चाहे हम 15 अगस्त के दिन की बात करें या फिर आज जो गणतंत्र दिवस की बात करें, वहां पर हजारों के संख्या में लोग पहुंचते हैं ये नजारा देखने को लेकर, क्योंकि कहा जा सकता है कि आज बदलता हुआ हिंदुस्तान का नजारा पूरी दुनिया देख रही है। और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ही शौर्य, गर्व करने वाली तस्वीरें हैं जो हम सीधे वाघा बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां पर हमारे जो शूरवीर हैं, हमारे जो सैनिक, हमारे जो जवान हैं, वो अपनी ताकत, अपने हुनर, अपनी क्षमता का प्रदर्शन दिखाते हैं। और यही देखने हजारों हिंदुस्तानी हर शाम पहुंचते हैं। खासतौर से 15 अगस्त और 26 जनवरी का नजारा अलग होता है, लेकिन हर शाम ऐसी तो देखा आपने कि किस तरीके से वाघा बॉर्डर का हमने नजारा दिखाया, क्योंकि आज का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहद खास है। और कर्तव्य पथ पर महिलाओं वाला डेयर डेविल वाला एक्ट जो मोटरसाइकिल पर है, वो भी एक बार जरूर देखते हैं, क्योंकि ये देखना बेहद दिलचस्प है कि जो कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं, जो नारी शक्ति है, उनका प्रदर्शन आज कर्तव्य पथ पर दिखा तो सबकी आंखें, कहा जा सकता है कि चौंधिया गई। तो एक बार वो नजारा भी देख लेते हैं। कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति।
साहस के साथ साथ बेटियों का शौर्य प्रदर्शन। आज की सुबह की खास की बात, महिलाओं के अद्भुत प्रदर्शन से कार्यक्रम को हुई शुरुआत। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में देश की जाबाज बेटियों ने दिखाया कि हिंदुस्तान की नारी शक्ति में कितना है दम। गणतंत्र दिवस परेड में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने रच दिया इतिहास। बात चाहे बॉम्बे स्नैपर्स की हो या फ्लाइट पास्ट की, महिलाओं ने किया खुद को साबित। आइए जाने इन शूरवीर महिलाओं की कहानी। And now the Central Reserve Police Force marching contingent, an all-woman contingent of the CRPF, peacekeepers of the nation. परेड में कैप्टन शारण्या राव ने आर्मी की टुकड़ी का किया नेतृत्व। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर है। वह कर्नाटक के कोडागु जिले की रहने वाली है। शारण्या राव बी ग्रेजुएट है। उन्होंने कर्नाटक में पुनापट्टम स्थित कुर्गु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। शरण्या शैक्षिक, खेल और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली सर्वश्रेष्ठ छात्रों में से एक थी। शरण्या को 20 नवंबर 2021 को भारतीय सेना में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति चेन्नई स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी यानी कि OTA में तकनीकी शाखा में बतौर लेफ्टिनेंट हुई थी। अब आपको मिलवाते हैं इस गणतंत्र दिवस के एक और शूरवीर से। ये है भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव। यह है भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव। स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव इस साल गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा थी। इससे पहले सुमिता ने पिछले साल जुलाई में फ्रांस के पेरिस में हुए बैस्टिल डे परेड में भी हिस्सा लिया था। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव ने परेड में भाग लिया। पिछले साल जुलाई में पेरिस में बैस्टिल डे परेड में मार्च करने वाली भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर सुमिता यादव ने इस साल के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। सुमिता यादव भारतीय जनसंचार संस्थान की पूर्व छात्रा है और भारतीय वायुसेना में शामिल होने से पहले उन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम भी किया था। यादव के पास व्यापक उड़ान अनुभव और उन्नत विमानों को संभालने में विशेषज्ञता है। यादव का रैंक फ्लाइट लेफ्टिनेंट से ऊपर और विंग कमांडर से नीचे है। अब मिलिए मां भारती की एक और जाबाज बेटी से। ये है फ्लाइट लेफ्टिनेंट षष्ठी वर्मा। गणतंत्र दिवस पर षष्ठी वर्मा थी सेवा दल के सुपर न्यूमेररी अफसर के तौर पर मार्चिंग की। फ्लाइट लेफ्टिनेंट षष्ठी वर्मा ने थी सेवा दल के सुपर न्यूमेररी अफसर के तौर पर मार्चिंग की। षष्ठी वर्मा ने अपने हौसले से अपनी मां के सपने को साकार कर दिया। पिता की मौत के बाद षष्ठी वर्मा और उसके भाई के सामने पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो गया था, मगर मां ने कर्ज लेकर भी उनकी पढ़ाई पूरी कराई। अब षष्ठी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट है। पिता की मौत के बाद उनके स्थान पर मां बालेश को ऊंचा गांव सोसाइटी में 12,000 रुपए प्रतिमाह की नौकरी मिल गई। MSc पूरी करने के बाद षष्ठी ने वायुसेना में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। दिसंबर 2018 में हैदराबाद में ट्रेनिंग पूरी कर वो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बन गई। छोटा भाई भी अब सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। तो कर्तव्य पथ पर बेटियों का शौर्य हमने देखा कि कितनी जाबाजी के साथ जो देश की कहा जा सकता है शूरवीर हैं, जो बेटियां हैं, उन्होंने अपनी क्षमता, अपनी ताकत का प्रदर्शन दिखाया, अपने शौर्य का प्रदर्शन दिखाया। लेकिन बहुत कम लोग होंगे तो जानते होंगे कि ध्वजारोहण और हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं। वहीं 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। यानी कि ध्वजारोहण और कहा जा सकता तिरंगा फहराने में दोनों में काफी अंतर है। जहां राष्ट्रपति देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के प्रमुख होते हैं। भले ही झंडा फहराना और ध्वजारोहण सुनने में एक जैसे शब्द लगते हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि न्यूज 360 का जो एक्सप्लेनर है अब आपको बताएगा कि झंडा फहराने और ध्वजारोहण में अंतर क्या है। महत्वपूर्ण अंतर गणतंत्र दिवस पर इन स्वतंत्रता दिवस के दौरान तिरंगे के रखने में है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति एक डोर को खींचकर उसे खोलकर फहराते हैं, जिसे झंडा फहराना कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्लैग अनफ्लरिंग कहा जाता है, जिसका हिंदी में सीधा मतलब है झंडा फहराना होता है। लेकिन ध्वजारोहण इससे काफी अलग होता है। ध्वजारोहण की बात करें तो वही स्वतंत्रता दिवस के दौरान तिरंगे झंडे के को नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है, जिसे ध्वजारोहण कहा जाता है। एक तरफ से तिरंगा झंडा नीचे से लहराते हुए ऊपर जाता है। और इसके साथ साथ ये आप समझ सकते हैं कि जो अंतर है, झंडे को रस्सी की मदद से नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करते हैं और अंग्रेजी में से फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। तो ये न्यूज 360 का आज का एक्सप्लेनर। और इसके साथ साथ
क्या है दोनों के मायने? झंडा फहराना यह दिखाता है कि संविधान में जो सिद्धांत और नियम दिए गए हैं उनके प्रति हमारा देश अपनी प्रतिबद्धता जता रहा है। इसके साथ साथ जो बेसिक अंतर है वो आप देख सकते हैं कि वही स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण एक नए देश के उदय का प्रतीक है। ध्वजारोहण हमें औपनिवेशिक शासन से आजादी को भी दिखाता है। तो ये काफी कहा जा सकता है कि ध्वजारोहण और झंडा फहराने में एक बड़ा अंतर है। तो न्यूज 360 का आज का यही एक्सप्लेनर था, क्योंकि दोनों का जानना बेहद जरूरी, क्योंकि हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान जो है वो गर्व महसूस कर रहा है। साहस और शौर्य का जो कहा जा सकता है प्रदर्शन, ये कुछ बड़ी तस्वीरें अलग अलग राज्यों की, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जो है आज गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग आयोजन हुए। हमने अरुणाचल प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, गुजरात की हम झांकी देख रहे हैं, ओडिशा की झांकी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की झांकी देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ की झांकी, तमिलनाडु की झांकी, मध्य प्रदेश और इसके साथ साथ हरियाणा की झांकी। उत्तर प्रदेश की झांकी भी काफी दिलचस्प रही, क्योंकि इस बार वहां की झांकी में प्रभु श्री राम जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस राम मंदिर को भी झांकी में शामिल किया गया था, जैसे कि हम तस्वीरें देख रहे हैं। और ये बताती है कि ये जो 7.5 दशक का समय रहा है, ये अनवरत विकास का सफर रहा है। और यही बताती है कि इन 75 वर्षों में गणतंत्र की सबसे बड़ी खासियत रही है कि इसने अपनी भाषा को संजोया, परंपरा को संजोया, सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म को संजोते हुए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो विविधताओं वाला देश, और ऐसे में आज 75 वर्षों में हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। वहीं भारत में मौजूद इजरायली दूतावास ने एक्स के माध्यम से भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবস এর শুভেচ্ছা। মই আপোনালোক সকলোকে গণৰাজ্য দিৱসৰ শুভকামনা জনাইছো। आप सबों लोगों से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई है। प्रजासत्ताक दिवसની શુભેચ્છા। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। This is the address for today. I'm going to hold this. I'll just be a modern Rajasthani businessman. Kamagani, आप सगळ्यांना गणतंत्र दिवस रे ही आतानी शुभकामना। तो शुभकामनाओं और बधाइयों का दौर, और सब अलग अलग अंदाज में लोग हिंदुस्तान को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई दे रहे हैं। आज राष्ट्र 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इसके लिए रूसी दूतावास की तरफ से ट्वीट करके यानी कि एक्स पर भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं। साथ में एक दिलचस्प वीडियो भी साझा किया गया, जरूर देखिए आप। तो दुनिया के अलग अलग देशों में भी भारत के जो 75वें गणतंत्र दिवस की झलक है वो देखने को मिली। और अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास पर झंडारोहण किया। उन्होंने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानियों का अहम योगदान रहा है। भारत 2022 से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।
और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर देश के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1950 में भारत ने आजादी की अपनी एक लंबी लड़ाई के उपरांत स्वतंत्र भारत में अपना स्वयं का संविधान लागू किया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़े संविधान में से एक है और भारत के संविधान ने भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधानविदों और विशेषज्ञों के अनुसार जिस संविधान को अपने देश में लागू किया, पिछले 74 वर्षों से यह भारत के अंदर जाति, मत, संप्रदाय, क्षेत्र या अन्य तमाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्त करते हुए अपनी कसौटी पर खरा उतरा है। और बात आजादी की हो, बात स्वाधीनता की हो, तो जो लखनऊ की सड़कें हैं वो भी जश्न में डूबी हुई हैं। हम आपको दिखाते हैं कि लखनऊ किस तरीके से सजा है, संवरा है। जो लाइटिंग आप देख सकते हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस के इस जश्न में पूरा लखनऊ की सड़कें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जगमगा रही हैं। और ये बताता है कि ये हिंदुस्तान है, जो जश्न भी कहा जा सकता है कि ये जो जश्न है ये दिखाता है कि हिंदुस्तान लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ रहा। हर एक इमारत अपने आप में एक इतिहास छुपा रखा है और उस इतिहास को आज दर्शाने और बताने का भी एक बड़ा मौका रहता है कि आप देख सकते हैं कि लखनऊ के जो विधानसभा की तस्वीरें किस तरीके से जगमगा रहा है। लोकतंत्र की आवाज यहां उठती है, उत्तर प्रदेश के लोगों की आवाज यहां उठाई जाती है और ये वो तस्वीरें हैं जो इस समय पूरा लखनऊ, पूरा उत्तर प्रदेश महसूस कर रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और गणतंत्र दिवस की खबरों के बाद अब एक और बड़ी खबर के बाद ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो एएसआई सर्वे करीब 4 महीने चला, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष के दावे की पुष्टि की बात कही जा रही है। क्या है इस रिपोर्ट में और एएसआई सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में मंदिर में के क्या निशान मिले हैं और इसको लेकर दोनों पक्षों का क्या दावा है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया मंदिर। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये दावा करने वाले हिंदू पक्ष को मजबूती देने के लिए एएसआई की रिपोर्ट का समर्थन भी मिल गया है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पक्षकारों को दी गई। एएसआई की रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू पक्षकारों ने उन फैक्ट्स को सार्वजनिक किया जो बताते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथा भाषाओं में लेखनी मिली है। दीवारों पर शिव के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर भी लिखा मिला है। एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद के सारे पिलर पहले मंदिर के थे।
मस्जिद की पश्चिमी दीवार भी इस बात की गवाही देती है कि पहले यहाँ मंदिर था। हिंदू पक्ष का दावा है कि एक दो नहीं 350 से ज्यादा सबूत एएसआई की रिपोर्ट में दर्ज हैं, जो बताते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इंस्क्रिप्शन पे एक वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिला था, उस पे एएसआई की जो फाइंडिंग है वो बता रहा हूँ। ड्यूरिंग दिस सर्वे a number of inscriptions were noticed on the existing and pre-existing structure. A total of 34 inscriptions were recorded during the present survey and 32 stampages were taken. These are in fact inscriptions on the stone of pre-existing Hindu temple which have been reused during the construction repair of the existing structure. मतलब ऐसा ये कह रहा है कि वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें से 32 ऐसी जगहें हैं और टोटल 34 ऐसे इंस्क्रिप्शन हैं जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेंपल के थे। एएसआई की रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पहले नागर शैली में बना मंदिर था। सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में 1000 साल पुराने अवशेष मिले हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक एक मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई। मस्जिद से पहले एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। 1669 में हिंदू मंदिर ध्वस्त किया गया। मंदिर के अवशेषों से मौजूदा मस्जिद का निर्माण। मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का हिस्सा। मस्जिद में जो खंबे मिले हैं वो हिंदू मंदिर के खंबे। 32 जगह ऐसी है जिसमें मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। स्वास्तिक, कमल, ओम, घंटी, नाग देवता के निशान मिले। मस्जिद के अंदर कुल 34 शिलालेख मिले। इतना ही नहीं, एएसआई की रिपोर्ट में ये भी दर्ज किया गया है कि 17वीं शताब्दी तक यहाँ मंदिर था और बाद में औरंगजेब के आदेश पर इसे तोड़ा गया। एएसआई को सर्वे में वो शिलालेख भी मिला जिसमें औरंगजेब का आदेश दर्ज है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। तो पूरे केस का मेरुदंड है कि क्या मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है। तो ये बात एएसआई ने साफ साफ अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुराने मंदिर के ढांचे पर ही ढांचा खड़ा हुआ है। पश्चिमी दीवार करीब 5000 साल पुरानी है और जो दीवार है पश्चिमी दीवार सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों की मदद से तैयार की गई एएसआई की पूरी रिपोर्ट 3 हिस्सों में है। रिपोर्ट के पहले हिस्से में ऊपरी हिस्सों में दिखने वाली आकृतियों की जानकारी है। रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में जमीन के अंदर की जीपीआर सर्वे की डिटेल को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के तीसरे हिस्से में वीडियो फोटोग्राफी को स्थान के साथ मार्क किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद हिंदू पक्ष कह रहा है कि हमारी बात सच साबित हुई, हमारा दावा मजबूत है। एएसआई की रिपोर्ट और हिंदू पक्ष के दावे ने सियासी सरगर्मी भी बढ़ा दी। ओवैसी ने ट्वीट कर रिपोर्ट को खारिज करते हुए उसे अवैज्ञानिक बताया और एएसआई पर सवाल उठा दिए। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि एक साक्ष्य मिल गया कि ये हमारा मंदिर है ज्ञानवापी। ये सत्य सामने ला पाए हैं कि हाँ वो मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। आगे वजू का भी हम लोग करवाएंगे। एएसआई ने अपने रिपोर्ट में जो आज सार्वजनिक हो गई है, इस रिपोर्ट में एएसआई ने माना है कि वो हिंदू मंदिर तोड़कर, यानी पूर्व में हिंदू मंदिर था जिसको तोड़कर मंदिर का स्वरूप दिया गया है। वहीं गिरिराज सिंह ने रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अब मुसलमानों को मंदिर हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। हिंदू पक्ष के दावों के बीच मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये एएसआई की रिपोर्ट है, कोई फैसला नहीं है और वो मामले पर कानूनी सलाह ले रहे हैं। तो 2022 में हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई टीम का गठन होता है और लगभग 3 महीने सर्वे होता है और कई बड़ी बातें निकल के आती है। लेकिन कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाने और समझाने की कोशिश और करते हैं। ज्ञानवापी में अब तक क्या क्या मिला? हनुमान मूर्ति, कृष्ण की टूटी मूर्ति, पत्थर से बनी मकर प्रतिमा, कमल पल्लेटा, अपस्मार पुरुष। तो ये कई कहा जा सकता है कि ये एएसआई की जो रिपोर्ट आई उसमें काफी कुछ निकल के आया है। साफ तौर पर नागर शैली में दीवारें बनी हुई मिली है। संगमरमर पत्थर से बना शिवलिंग, बलुआ पत्थर की
भूवराह मूर्ति, 4 भुजा वाली विष्णु मूर्ति, बलौर पत्थर की विष्णु मूर्ति। हालांकि हिंदू पक्ष के दावे को मुस्लिम पक्ष खारिज करता है, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट सब कुछ साफ साफ बयां करती है। त्रिभंग मुद्रा में द्वारपाल प्रतिमा, टूटी हुई मूर्ति, योनिपट शिवलिंग का हिस्सा, हनुमान की खंडित प्रतिमा। ये जो 3 महीने का सर्वे, उसमें बहुत कुछ एएसआई के हाथ लगता है, एएसआई को अपने सर्वे में मिलता है। हनुमान की मूर्ति, कृष्ण की टूटी मूर्ति, पत्थर से बनी मकर प्रतिमा, कमल पल्लेटा, अपस्मार पुरुष, और इसके साथ साथ जो दीवारें हैं वो नागर शैली की बनी हुई है। वही नागर शैली हम लोग अभी कई दिनों से उसकी चर्चा भी कर रहे थे कि नागर शैली में प्रभु श्री राम का मंदिर भी बना, और यही नागर शैली ज्ञानवापी मस्जिद जो है वहां पर भी मिली है। एएसआई का जो सर्वे है उस पर कहता है। लेकिन भारत में 7वीं सदी के प्रारंभ में मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण प्रारंभ हुआ। भारत में वे दौलत लूटने और कहा जा सकता है कि इस्लामिक शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से आक्रमण उन्होंने किया। 7वीं से लेकर 16वीं शताब्दी सदी तक लगातार हजारों हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ा और लूटा गया। उनमें से कुछ ऐसे थे जो कि विशालतम होने के साथ ही भारतीय अस्मिता, पहचान और सम्मान से जुड़े थे। क्या है काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास? 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है काशी विश्वनाथ मंदिर। महाभारत और उपनिषद में काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख है। आप इसकी महत्ता, आप इसकी पौराणिकता को समझ सकते हो, इसीलिए दुनिया आकर्षित होती है काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। 1100 ईसा पूर्व में इसका जीर्णोद्धार किया गया। ये काशी का इतिहास है जो हम आपको बता रहे हैं न्यूज 360 के अपने एक्सप्लेनर में। राजा हरिश्चंद्र ने इसका निर्माण कराया और अब की जो भव्यता है वो तो देश और दुनिया देख ही रही, लेकिन इसका इतिहास अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 1194 में मोहम्मद गोरी ने इसको लूटा, और वैसे जो भी आक्रांता है, जो भी कहा जा सकता है विदेशी शासक रहे, उन्होंने सबसे बड़ा प्रहार मंदिरों पर किया, दूसरा बड़ा प्रहार गुरुकुलों पर किया। 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने तोड़ा, यानी कि कई बार मंदिर पर प्रहार हुए, कई बार तोड़ा गया। डॉक्टर एस भट्ट की किताब जो है दान हारावली में इसका जिक्र भी किया गया है कि कितने बार काशी विश्वनाथ मंदिर को उसको तोड़ा गया, उस पर आक्रमण किए गए। 1585 ईस्वी में फिर से निर्माण प्रक्रिया इसकी शुरू हुई है। तो आप इसका संघर्ष देख सकते हैं कि हिंदुस्तान के जो मंदिर हैं और जो प्रमुख मंदिर हैं उनका भी अपना एक संघर्ष रहा है। राजा टोडरमल की सहायता से भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास कहता है। और 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब का एक नया फरमान आता है काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर कि काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का जो आदेश जो औरंगजेब है वो देते हैं। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, लेखक साकी मुस्तैद खां की मासीदे आलमगीरी में इसका वर्णन भी किया गया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर पर कितने बार आक्रमण हुआ, आक्रांताओं ने किस तरीके से इसमें तोड़फोड़ मचाई। मंदिर तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। और एएसआई की रिपोर्ट अभी हमने कुछ देर पहले ही देखी कि किस तरीके से कई चीज उसमें निकल के, मार्तंड सूर्य मंदिर, कश्मीर से मंदिरों को किया गया ध्वस्त। कश्मीर सिकंदर, बुद्ध शिकन, ये वो मंदिर हैं जिन पर लगातार जो आक्रांता थे, जो मुस्लिम शासक रहे, उन्होंने प्रहार किया, कई बार तोड़ा। मुढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात अलाउद्दीन खिलजी, ये ऐसे प्रमुख मंदिर रहे और पूरे देश के कोने कोने पे मंदिरों को ध्वस्त किया गया, उनको छीण किया गया, उनको तोड़ा गया। कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा, औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा की बात करें तो वहां पर भी तोड़फोड़ मचाई, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी मोहम्मद गोरी ने कई बार वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, लेकिन आज जो इसकी अलग पहचान है, राम जन्मभूमि, अयोध्या, बाबर की बात करें, लेकिन 22 जनवरी के बाद ये सारी तस्वीर बदल चुकी है। ये हमारी सभ्यता, हमारे आध्यात्म, धर्म को किस तरीके से कहा जा सकता है कि कमजोर करने की कोशिश की। सोमनाथ मंदिर, गुजरात, महमूद गजनी और औरंगजेब ने कई बार आक्रमण किया। हम्पी के मंदिर, कर्नाटक, बाबर ने आक्रमण किया। मकसद हिंदुस्तान की उस सभ्यता, उस धर्म और आध्यात्म को कुचलना था। और गुरुकुलों पर भी लगातार आक्रमण हुआ, क्योंकि जो शिक्षा है उसको भी प्रभावित करना एक बड़ा मकसद रहा है। रुद्रमहालय, गुजरात, अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर आक्रमण किया। तो मंदिरों का अपना संघर्ष रहा है। और जो हम धर्म, 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख काशी, लगातार हम बात करें कि किस तरीके से हमारी सभ्यता, हमारे धर्म, हमारे मंदिरों को छेड़ किया गया है, नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन यह तो बात थी मंदिरों की, लेकिन अब सियासत से जुड़ी एक खबर को देख लेते हैं और सीधे चलते हैं बिहार की बात करते हैं, क्योंकि बिहार में इस समय
सियासत जो है काफी उठापटक चल रही है और किसी भी समय एक बड़ा झटका हो सकता है। और जो सियासत की कहा जा सकता है कि शतरंज की जो बिसात है वो बिछ चुकी है और हर कोई अपने प्यादे को समेटना चाहता है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये तस्वीर बिहार की मौजूदा राजनीति पर सबसे सटीक बैठती है। नीतीश कुमार थाल सजाए जलेबी लिए खड़े हैं बांटने के लिए। जलेबी की मिठास और महागठबंधन की खटास के बीच नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता की आस लगाए हैं। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच की दूरी कितनी बढ़ गई है, इसको भी एक तस्वीर के जरिए समझिए। तस्वीर गणतंत्र दिवस समारोह की है। बिहार सरकार के नंबर 1 और नंबर 2 यानी कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कार्यक्रम में मौजूद थे। तस्वीर देखिए तो साफ हो जाता है कि दोनों ही नेता बस मौजूद ही थे, साथ नहीं थे। दोनों के बीच एक कुर्सी का अंतर था। वैसे भी बिहार में सारी कला कुर्सी पर ही हो रही है। दोनों खेमों में मुख्यमंत्री के सिंहासन पर घमासान हो रहा है। जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को तुरंत पटना बुलाया है। जेडीयू ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 28 जनवरी को पटना में जेडीयू की महाराणा प्रताप रैली भी रद्द कर दी गई है। आरजेडी के सभी विधायकों से लालू यादव मिल रहे हैं। आरजेडी के साथ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी लगातार संपर्क में है। आरजेडी जीतनराम मांझी के भी संपर्क में है। राजनीति की यही रीत है कि एक तरफ जहां दोनों दल अपने अपने खेमे को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं कैमरे के साथ ऑल इज वेल का नारा बुलंद किए हैं और ये बुलंदी दोनों ही तरफ में है। देखिए क्या कहूँ, मैं तो यही रह करके देख रहा हूँ कि तिल का ताड़ कैसे बनाया जा रहा है, ये भी देख रहा हूँ। इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता मगर देख रहा हूँ। ये सारी चीजें चलती रहती है। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी की अब तक की जो बॉडी केमिस्ट्री और जो कार्यशैली रही, इतना गरिमामयी आचरण रहा है उप मुख्यमंत्री जी का, ये बिहार के जर्रे जर्रे में जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीजें जो चल रही है मीडिया में ना, वो निराधार ही दिखती है। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था। वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। उधर कभी नीतीश के विश्वस्त साथी रहे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश और लालू के अलग होने की राजनीतिक भविष्यवाणी कर दी और नीतीश के अलग होने की तारीख भी बता रहे हैं। हाल ही में हमने ऐसा कहा था कि 20 जनवरी के बाद 30, 31 तक, 25 तक कुछ न कुछ बिहार में परिवर्तन होगा। और उसका आधार यही था कि गत दिनों में नीतीश कुमार राजद के खिलाफ बहुत सारी बातों को कहने का उन्होंने काम किया है। गुरुवार को बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अचानक दिल्ली दौरे से बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। उधर जेडीयू नेता केसी त्यागी गुरुवार की रात पटना से दिल्ली पहुंचे और नीतीश के दोबारा एनडीए के साथ जाने के सवाल पर उन्होंने जो कहा वो राजनीतिक तौर पर न तो मना है और न ही हाँ है। वैसे भी नीतीश जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें एक रास्ता, एक विकल्प हमेशा खुला रखते हैं। केसी त्यागी का बयान सुनिए। मेरा 4 दिन से रिजर्वेशन है। इसी जहाज में कौन बैठा कौन नहीं बैठा है ये तो बैठने वाले तय करेंगे। केसी त्यागी ने कहा कि अभी ऐसा नहीं है, मतलब आगे हो भी सकता है। इसके अलावा जब उनसे लालू की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने रोहिणी को बच्चा कहकर बात टालते टालते भी काफी कुछ कह दिया। ऐसा बच्चों के कमेंट्स पर हम कमेंट नहीं करते। नीतीश जी का कमेंट लालू जी पर या सोनिया जी पर नहीं था। वो कर्पूरी ठाकुर की प्रशंसा कर रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को राजनीति में नहीं आने दिया। किसी को चुपता छोड़ने का राज्य हित में कुछ भी। बिहार में मचे इस सियासी घमासान में हर दल अपने लिए फायदा खोज रहा है। लोक जनशक्ति रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान अपना पासा सावधानी से फेंक रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपना दांव चल रहे हैं। भाई आप ही सबके माध्यम से जानकारी हम तक भी आ रही है और बिहार की परिस्थितियों पर, राजनीतिक स्थितियों पर नजर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी है। यकीनन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा भी हुई है, पर मुझे लगता है कि जब तक सारी चीजें एक बार क्लियर नहीं हो जाती, किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। अभी चर्चा लगातार है कि फिर एनडीए गठबंधन में आएंगे। यह बात तो सही है कि जहां है वहां नीतीश जी काफी परेशान है।
दमघुटन की स्थिति में, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं आएंगे, अगर गठबंधन के साथ आएंगे तो फिर लोकसभा चुनाव के बाद रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि अगर नीतीश और लालू का साथ छूटता है तो फिर किसका पलड़ा विधायकों की संख्या के मामले में भारी रहता है। बिहार विधानसभा की स्थिति पर नजर डालें तो कुल सदस्य 243, बहुमत का आंकड़ा 122। महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 78, जेडीयू 45, कांग्रेस 19, लेफ्ट 16, निर्दलीय 1। अगर इंडिया की बात करें तो बीजेपी 78, हम 5। बहुमत से कौन कितना दूर? आरजेडी 78 प्लस कांग्रेस 19 प्लस लेफ्ट 16 प्लस निर्दलीय 1, यानी कि कुल संख्या 113। बहुमत से दूरी 8। बहुमत से कौन कितना दूर? बीजेपी 78, हम 5, कुल संख्या 83। बहुमत से दूरी 39। कुल मिलाकर बिहार में सियासी कुश्ती जारी है। जिस तरह से सरगर्मियां हैं उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है कि बिहार में उठा ये तूफान या तो दल तोड़ेगा या फिर दिल। तो बिहार में हर पल सियासी समीकरण बदल रहे हैं और सियासत का जो ऊंट है किस करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच आरजेडी के बड़े नेता और लालू यादव के बेहद करीबी शिवानंद तिवारी का एक बयान अभी आया है। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि वो ये कल्पना नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ देंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर इतिहास में क्या मुंह दिखाएंगे। सुनाते हैं आपको शिवानंद तिवारी का ये बयान। बातचीत हुई थी, हमने उनको टेलीफोन किया था और हमने मिलने के लिए समय मांगा था। उन्होंने कहा कि व्यस्त है, खबर आपको कराएंगे। तो हम थोड़ा हड़काए भी, क्या बात करते हो कि मेरे लिए वहाँ ये नहीं है, कल हमको बुलाओ किसी समय। तो कल तो हम कहीं कल गणतंत्र दिवस है तो फर्स्ट हाफ में बिजी हो गए। कहा कि ठीक है हम आपको खबर करेंगे। अभी तक खबर हमको नहीं मिली और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। तो बिहार में सियासी संग्राम लगातार जारी है और लगातार उठापटक का दौर जारी है और ये वक्त आने वाला वक्त बताएगा कि बिहार की सियासत कहां जाती। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि उन तस्वीरों को देखकर दुश्मन भी कांप उठे। ये आप 9 तस्वीरें बड़ी देख सकते हैं। AEW XU-3 विमान, ये हिंदुस्तान की ताकत है, शौर्य है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तान का जो आसमान है वो शौर्य का कहा जा सकता है कि शौर्य से लबरेज है। आप हेलीकॉप्टर देख सकते हैं और लगातार ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है। मोबाइल ड्रोन जैगर सिस्टम देख सकते हैं, वेपन लोकेटिंग रडार भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से MI-17 हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देख सकते हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती है क्योंकि हिंदुस्तान डिफेंस सेक्टर में लगातार आत्मनिर्भर बन रहा है और यही आत्मनिर्भरता की तस्वीर है, आत्मनिर्भरता की निशानी है कि लगातार राफेल विमान मारुत फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए ये 9 तस्वीरें हिंदुस्तान की ताकत की हैं और भारत का। तो चलिए एक बार देखते हैं एक और भारत के जाबाज योद्धा की तस्वीर और एक कहानी भी सुनते हैं। कर्तव्य पथ पर शौर्य रथ। गणतंत्र दिवस पर पहली बार दिखा तेजस का तेज। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कर्तव्य पथ के ऊपर पहली बार एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 LCA तेजस फाइटर जेट ने उड़ान भरी। देश के दुश्मनों को अपनी गड़गड़ाहट की आहट से ही घुटनों पर ला देने वाले LCA तेजस ने डायमंड फॉर्मेशन बनाया। दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में शुमार LCA तेजस में खूबियों का भंडार है। उसका तेज ऐसा है
कि पलक झपकते ही दुश्मन को जमींदोज कर दे। दुनिया भर के रडार LCA तेजस का पता ढूंढते रहते हैं और ये शूरवीर दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे मिट्टी में मिला देने में माहिर है। इस समय देश में तेजस फाइटर जेट्स की 2 स्क्वाड्रन है। एक का नाम है फ्लाइंग डैगर्स और दूसरे का फ्लाइंग बुलेट्स। अब जानिए क्यों तेजस को कर्तव्य पथ के ऊपर उड़ता देख दुश्मन की सांसें रुक गई होंगी। अब एक एक करके भारत माँ के इस जांबाज सपूत की खूबियां गिनिए। तेजस को दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम नहीं पकड़ पाता। तेजस का आकार इतना छोटा है कि रडार सिस्टम इसे फाइटर जेट की श्रेणी में नहीं रखता। तेजस की लंबाई सिर्फ 43.4 फीट, ऊंचाई 14.5 फीट और विंग स्पैन 26.11 फीट ही है। यानी तेजस आसानी से बिना पकड़ में आए दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाकर सुरक्षित लौट आने में सक्षम है। तेजस अपने इसी आकार के दम पर क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट माना जाता है। अब इसकी मारक क्षमता के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ये एक बार में दुश्मन के इलाकों के इलाके साफ करने में सक्षम है। तेजस फाइटर जेट की अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटे है। तेजस फाइटर जेट्स में ध्वनि की तेज गति से भी 1.5 गुना ज्यादा रफ्तार है। तेजस का फ्यूल टैंक 2458 किलोग्राम का है। तेजस 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। मतलब ये देखने में जितना छोटा है, दुश्मन को उतना ही गंभीर घाव करता है। इसके अलावा तेजस का कॉकपिट कांच का है। ग्लास कॉकपिट से पायलट के चारों तरफ देखने में आसानी होती है। तेजस में क्वाड्रुप्लेक्स फ्लाइट बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी है। तेजस में एक साथ 8 अलग अलग हथियार लग सकते हैं। तेजस में S8 रॉकेट के भी पॉड्स लग सकते हैं। इसमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगी हैं। तेजस में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगी हैं। तेजस की मारक क्षमता अभी ही इतनी है कि दुश्मन खेमे में घुसकर ये खलबली मचा ले, लेकिन तेजस को अब और खतरनाक बनाए जाने पर काम हो रहा है। आने वाले समय में तेजस में ब्रह्मोस भी लगाया जाएगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम भी तेजस में लगाया जाएगा। तेजस फाइटर जेट्स की धमक और चमक पर हिंदुस्तान को गर्व है। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना में और तेजस विमान आने के बाद अभी ही दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना कहे जाने वाली हमारी एयरफोर्स और मजबूत हो जाएगी। तो तेजस से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमने देखा कि हिंदुस्तान के आसमान पर जब तेजस ने उड़ान भरी तो दुश्मनों के कहा जा सकता है कि छक्के छूट गए। लेकिन एक बार फिर आपको वाघा बॉर्डर ले चलते हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरें और शौर्य दिखाती हैं, साहस दिखाती है और हिंदुस्तान की उस ताकत को दर्शाती। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। तो एक बार फिर आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। न्यूज 360 में अभी बस इतना ही। कल फिर कुछ बड़ी खबरों के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।